नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्किट हाउस में करीब 150 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्या भी यहां पर मौजूद रही थी। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारा फोकस विकास कार्यों पर है, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, बाल और महिला संबंधी तमाम विकास काम किए जा रहे हैं। साथ ही विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्वास्थ्य विभाग को 4 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। साथ ही जैविक कूड़ा उठाने के लिए पिकअप वाहन और 4 ऑटो रिक्शा भी दिए गए हैं। हमारा फोकस ये पूरी तरह विकास पर रहेगा और भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम धर्म युद्ध की तरह लेंगे और उस पर सरकार काम कर रही है। जो मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे सड़कों के, और मैंने पूरा कंपैरेटिव चार्ट रखा कि 2017 तक कितना काम हुआ और 2017 के बाद कितना काम हुआ। तो आप ये देखेंगे कि लगभग अगर हम देखें तो चाहे आर्थिक हो चाहे सड़कों की लेंथ के हिसाब से हो, लगभग उतना ही काम हम लोगों ने इन सालों में किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है उनका? ये 2 दिवसीय प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2 दिवसीय अपने दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पहुंचकर सल्ट के हरड़ा में पूर्व जो हमारे स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अल्मोड़े पहुंचकर उन्होंने जहां चितई के हमारे प्राचीन गोलू मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद मांगा। के बाद सोवन सिंह जीना परिसर में इनका नागरिक अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम के बाद इन्होंने ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए जो ऐपण से जुड़ी हुई बालिकाएं हैं इनसे संवाद किया। इसके बाद पर्वती अनुसंधान केंद्र विवेकानंद कोसी में अधिकारियों से वार्ता की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 4 जो नई 108 एम्बुलेंस है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जो पिकअप वाहन और 4 ऑटो जो रिक्शा हैं इनको भी हरी झंडी दिखाई। वीपी केयर के द्वारा जो मशीनें बनाई गई हैं उसका इन्होंने निरीक्षण किया। इन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की शिक्षा की उन्हें संबोधित किया। बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि जिला जो प्राधिकरण है इसको स्थगित करने की इन्होंने बात कही। जी संजय, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे को लेकर प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्थाएं की हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था करी थी। पूरे अल्मोड़ा जिले में जगह जगह पर जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाने कड़ी सुरक्षा थी। जगह जगह पर पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जो जवान थे वो तैनात रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के लक्सर में पानी देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। आपको बता दें कि विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। के बीच झगड़े की सूचना पर हम सभी यहाँ आए हैं। अभी घटनाक्रम से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपको बता दें कि लक्सर में पानी देने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि मारपीट में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में
स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि पानी देने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई है और कई लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, दो पक्षों में विवाद हुआ है, क्या कुछ है पूरा मामला? बताना चाहूंगा कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ये गांव पड़ता है, जिसमें जो है दो पक्ष आमने सामने आ गए और आमने सामने आने पे बवाल इतना हुआ कि इसमें कई आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस बल तैनात पूरे गांव में कर दिया गया है। पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील हुआ है। वही सूचना पर सीओ सहित एसपी देहात मौके पर पहुंचे। यथास्थिति अभी बनी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों से तहरीर आ चुकी है और पुलिस ने कुछ लोग जो झगड़े में मौजूद थे उन्हें चिन्हित करके कुछ लोगों को जो कोतवाली में लाया गया है और उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी गोविंद, जो इस घटना में घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी अभी बताना चाहूंगा, जो इसमें जो है दो लोगों की जो स्थिति है वो अभी नाजुक बनी हुई है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों को पुलिस द्वारा लाया गया था, लेकिन अब परिजनों द्वारा निजी अस्पताल में इनको इलाज के लिए रेफर किया हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात करेंगे रामनगर की। आपको बता दें कि रामनगर में परीक्षा केंद्रों को लेकर विद्यालय शिक्षा परिषद में अहम बैठक की गई है, जिसमें परिषदीय परीक्षा साल 2021 को लेकर अहम चर्चा की गई। इसके साथ परीक्षा केंद्रों को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हाई स्कूल के 1,48,828 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही इंटरमीडिएट के 1,23,485 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हरिद्वार के कुल 44,143 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और सबसे कम चंपावत से 8,255 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पौड़ी में सबसे ज्यादा 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंपावत में सबसे कम 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं के केंद्र निर्धारण की बैठक हुई है। 2021 के लिए 1347 केंद्रों का निर्धारण हुआ है, जिसमें 223 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 22 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। और इस साल 23 परीक्षा केंद्रों में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र हमारे पौड़ी जिले में है 166 और सबसे कम परीक्षा केंद्र चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है 40। तो आपको बता दें कि रामनगर में परीक्षा केंद्रों को लेकर विद्यालय शिक्षा परिषद में अहम बैठक की गई, जिसमें आपको बता दें कि साल 2021 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर यहां पर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। साथ ही इसके साथ परीक्षा केंद्रों को लेकर भी यहां पर अहम चर्चाएं की गई हैं। वन विभाग रुड़की रेंज के गढ़मेरपुर ग्राम में तब दहशत का माहौल हो गया जब एक जगह पर 4 कौवे का शव मिला। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में बर्ड फ्लू से दहशत है, वहीं बाजारों में मीट की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मामले को लेकर वन विभाग रेंज के रेंजर मयंक गर्ग का कहना है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और जांच के लिए भी भेज दिया गया है। फिलहाल जांच के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। देखिए, आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गढ़मीरपुर गांव है धनोरी के आसपास, वहाँ पर कुछ कौवे मरे हुए हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ से उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई वो की जा रही है। सर, ये सैंपल कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेजे जाते हैं? देखिए, ये अभी हम इसमें
हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं डॉक्टर अमित ध्यानी जी हैं, हम उनकी सलाह के अनुसार जैसे भी हो गएंगे उस हिसाब से उसे आगे सेंड कर देंगे। देखिए आज सुबह तो आपको बता दें कि वन विभाग रुड़की रेंज के गढ़मेरपुर ग्राम में दहशत बनी हुई है, क्योंकि लगातार 4 कौवों की यहां पे मौत से लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर डर बैठ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता दीप प्रमोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप, 4 कौवे के शव मिले हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी वैसे भी बताना चाहूंगा कि ये वन विभाग की जो रेंज है रुड़की रेंज में है, धनौरी के पास गांव पड़ता है, वहाँ पे 4 कौवों की शव मिले हैं, जिनका अभी वन विभाग ने उनके शव को कलेक्ट कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया गया। जी दीप, क्या इन कौवों की मौत की अभी तक पुष्टि हो पाई है कि किन कारणों के चलते इनकी मौत हुई है? जी वैसे भी अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन वन विभाग ने जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। हालांकि बताया जा रहा है जिस तरीके से बर्ड फ्लू का जो यहाँ पे चल रहा है उसको देखते हुए इन्होंने शव को कब्जे में किया हुआ है और जांच चल रही है। जी दीप, जिस तरह से लगातार बर्ड फ्लू को लेकर अब लोगों में दहशत है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर? जी प्रशासन पूरा तैयार है इसके लिए, और हालांकि उत्तराखंड में 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इसको रेड जोन में किया गया है। जी, क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इसको लेकर? कोई अभियान प्रशासन की तरफ से? जी बताना चाहूंगा, शासन प्रशासन की तरफ से भी लगातार जागरूक अभियान चल रहा है इसमें, और लोगों को प्रॉपर इसमें पूरी जानकारी दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप तमाम जानकारी के लिए। रुड़की के तेलीवाला गांव में इस्लामिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बहरोज आलम पहुंचे। इस मौके पर दोनों अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बच्चों ने कई तरह की प्रस्तुति यहां पर पेश कर सबका मन मोहा। वहीं विधायक देशराज करणवाल से मीडिया का सवालों पर चुप्पी साधते हुए यहां पर वो नजर आए हैं। दरअसल विधायक महोदय से गणतंत्र के उपलक्ष्य में सवाल किए जा रहे थे, तभी मीडियाकर्मी ने राष्ट्रगान निर्माता का नाम पूछ लिया, जिस पर विधायक चुप हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले विधायक महोदय बच्चों को ज्ञान परोस रहे थे। देखिए, संविधान सभा के अनेकों सदस्य थे जिनका नाम एक साथ अभी इस मौके पर क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे, जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोग उनका उसमें सहयोग रहा है। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया सर? आप भाई साहब, राष्ट्रीय गान की आप बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों? देखिए, संविधान सभा के हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग के जरिए 35 लग्जरी गाड़ियों में 3 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह पैसा तब खर्च किया गया जब स्वास्थ्य विभाग बड़ी बदहाली से जूझ रहा था। ऐसे में 13 जिलों के 13 सीएमओ और उनके निचले स्टाफ के लिए भी लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी की जानकारी मांगने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि कोरोना काल में इतने बड़े पैमाने पर जनता के पैसा यहां पर उनका दुरुपयोग किया गया है। परिवहन की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम केवल अधिकारियों की शौक पूरे करने के लिए खर्च कर दिए गए। आरटीआई में हुए इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बुरा हाल है। मैंने एक आरटीआई से देहरादून स्वास्थ्य विभाग से मांगा था कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने कितनी गाड़ियों का क्रय किया हुआ है। तो उसमें जो जानकारी आई है, तो उसमें जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अधिकारियों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। कोरोना का जो पैसा आया था उससे लग्जरी करीब 35 गाड़ियां इन्होंने लग्जरी करीब 3 करोड़ की कॉस्ट से, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को नई गाड़ियाँ इन्होंने दी है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। उनके सीएमओ के संग संग उनके स्टाफ के पर्पज़ के लिए एक अलग से लग्जरी गाड़ियाँ दी गई हैं, जबकि इन अधिकारियों के पहले से सफिशिएंट व्यवस्था थी परिवहन की। लेकिन कोरोना काल में जो पैसे का आया उसका। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग के जरिए 3 करोड़ रुपए के खर्च करने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अधिकारियों के सिर्फ शौक पूरे करने के लिए ये पैसे
विभाग की तरफ से खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पैसा तब खर्च किया गया कि जब स्वास्थ्य विभाग बड़ी बदहाली से जूझ रहा था। आपको बता दें, ऐसे में 13 जिलों के 13 सीएमओ और उनके निचले स्टाफ के लिए भी लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी के जानकारी मांगने पर मामले का ये जब खुलासा हुआ, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि कोरोना काल में इतने बड़े पैमाने पर जनता के पैसे का ये दुरुपयोग किया गया है। आपको बता दें, और ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, स्वास्थ्य विभाग में बेफिजूल खर्च किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, बताना चाहेंगे। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से इसमें कोरोना काल में लगा हुआ था, मुस्तैद था पूरी तरीके से, लेकिन बजट के अभाव में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से इनके कई चीजों में स्वास्थ्य विभाग की जो है उसमें पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पा रहा था, जिसके बाद अब लगातार उसके बावजूद भी बजट का अभाव रोना था स्वास्थ्य विभाग का। उसके बावजूद भी आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि करोड़ों की जो गाड़ियां ली गई हैं, तो इस कोरोना काल में इस तरीके से अगर गाड़ियों का खरीदना बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी मुन्ना, अगर बात करें सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया और इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें जो सिर्फ जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने क्या नाम है इसमें ऐशो आराम बिल्कुल देखने के लिए पूरी तरीके से जो है इसका सरकारी धन का प्रयोग किया गया है और अपने ऐशो आराम के लिए ही ये करोड़ों का बजट जो है बजट से जो गाड़ियां हैं वो खरीदी गई हैं इस कोरोना काल में। जी क्या मुन्ना, आपने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की है? क्या उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? यहाँ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारियों से बात हुई। स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें जो वाहनों की बहुत जरूरत पड़ रही थी कोरोना काल में इधर उधर जाने के लिए, और हमारे पास गाड़ियों का बहुत टोटा था जिसको हमें पूरा करने के लिए ही हमने गाड़ियों का ये खरीदी गई है। और उसको कई जगह ये हुआ है कि इधर उधर अगर जाने के लिए क्षेत्रफल यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाते हैं, उनके पास गाड़ियाँ नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, अधिकारी यहाँ पर कई संख्या में हैं, तो उनके लिए गाड़ियों का बहुत ज़्यादा टोटा हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों को खरीदना बहुत आवश्यक था, स्वास्थ्य विभाग का कहना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में स्नान कर पूजन किया। हरीश रावत अखाड़ों के साधु संतों से भी मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि इस साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर हरीश रावत ने सरकार पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार की अनदेखी की जा रही है। इस महाकुंभ में सरकार के जरिए हरिद्वार में कोई स्थायी कार्य नहीं किया जा रहा। अगर बात करें तो सिर्फ नेशनल हाईवे की, तो सिर्फ नेशनल हाईवे का ही काम चल रहा है, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार में बहुत ऐसे स्थायी कार्य होने चाहिए थे जिससे कि हरिद्वार की स्थिति बदल सकती थी, लेकिन इस महाकुंभ में हरिद्वार की उपेक्षा की जा रही है। अरे ये कार्ड किसके भाई? अरे ये कार्ड किसके भाई? तो आपको बता दें कि लालकुआं में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर परेड में मचे कोहराम को लेकर बीजेपी नेता ने बयान दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन पवन चौहान ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को जाम करने वाले किसान नहीं, आतंकी किस्म के लोग थे। गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना के बाद अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अरे ये कार्ड किसके भाई? हमारा नेतृत्व तो हम सब हमेशा बोलते रहे हैं कि हम किसान मजदूर विरोधी सोच भी नहीं सकते। हम तो ये सरकार किसान मजदूरों की गरीबों की हितैषी की सरकार है, लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया था कि वहाँ बैठने वाले किसानों के नाम पर जो आडंबर कर रहे हैं, इतने 5 स्टार होटलों जैसी उनकी सुविधाएं युक्त वो बैठे हैं, तो कहीं से फंडिंग उनकी चल रही थी और वो कल पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के सामने उनकी असली तस्वीर आ गई है। क्योंकि हमारे इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इस देश को आज़ाद कराने में कैसे कैसे लोगों ने कष्ट भोगे थे,
तो ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले हमारे सैनिक और एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल कुआं से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, दिल्ली में हुई हिंसा परेड पर बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया है, क्या कुछ है पूरा मामला? यह बताना चाहेंगे, यहाँ भाजपा के जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं पवन चौहान ने साफ तौर पे प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि दिल्ली में जो ये घटना घटित हुई है, किसानों के द्वारा जो झंडा लहराया गया है, उसको लेकर पूरी तरीके से नाराजगी दिखाई और उनका कहना था कि अब ये पूरी तरीके से जो है ये पूरी सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की रणनीति है और के तहत ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जो जिन्होंने भी ये झंडे फहराए गए हैं वो किसी भी कीमत में कांग्रेसी तो हो ये किसान या कांग्रेसी ही हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते ये। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनकी बिल्कुल जो वहाँ का जो जिस तरीके से वहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया, पूरी तरीके से ये पूरी आतंकवादी, पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी ही ऐसा कृत्य कर सकते हैं जो देश के बिल्कुल खिलाफ हो। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि इस तरीके से घटना करने वालों के कभी भी बिल्कुल यहाँ का देश जो है, यहाँ के लोग हैं भारत के, कभी भी माफ नहीं कर सकते और इसका अंजाम बहुत जल्दी ही कांग्रेस को भी भुगतना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र रोशनाबाद में कुछ दिनों से रोड किनारे लग रहे चिकन बिरयानी की ठेलियां और रेहड़ी पटरी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां एक पक्ष के लोगों ने टेम्पो स्टैंड रोशनाबाद में तोड़फोड़ कर दी, जिसमें कुछ टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही एक पक्ष के 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे, जहां मामले को संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने समझौता करवाकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। सर मैं ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाते वक्त मतलब जब झगड़ा हो रहा था आपस में ऑटो वालों में, तो मैं मतलब वीडियो बनाने लगा वहाँ पे खड़ा होके, मतलब वीडियो बनाने लगा। तो वो मतलब जो बंदे थे, मतलब जो गुंडागर्दी करने आए थे वहाँ पे, वो मुझे मतलब मस्जिद में लेके उठा के अंदर उठा के लेके जाने के बाद में उन्होंने मतलब मेरा फ़ोन छीना, मतलब फ़ोन फोड़ दिया। और फ़ोन फोड़ने के बाद में मतलब मेरी पिटाई भी करीब 13-14 लोग थे। मामला ये है भाई साहब, आज सुबह ही रोशनाबाद गाँव में टेम्पो स्टैंड पे 10 से 12 लड़के आए और मेरा भाई वहाँ पे रहता है जो प्रधानी करता है, वहाँ पे उनके पीछे इन लोगों ने टेम्पो में तोड़फोड़ चालू कर दी। गांव के मौजूद लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ बखूबी, मैं भी जैसे मेरे को फ़ोन आया भाई का, मैं गया मौके पे, मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा, तो इन्होंने जो ना किसी की नहीं सुनी और टेम्पो में तोड़फोड़ करते रहे, ड्राइवर के साथ में मारपीट करते रहे और साथ में मेरे सामने मैंने ना समझाया बहुत लेकिन नहीं माने। उसके बाद में मेरे भांजे का भी गिरवान पकड़ा, मेरे भांजे को रोड मारी। सर वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में स्नान कर पूजन किया। हरीश रावत अखाड़ों के साधु संतों से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, इस साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर हरीश रावत ने सरकार पर शिकंजा कसते हुए कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार की अनदेखी की जा रही है। इस महाकुंभ में सरकार के जरिए हरिद्वार में कोई स्थायी कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर बात करें सिर्फ नेशनल हाईवे की, तो सिर्फ नेशनल हाईवे का ही काम चल रहा है, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार में बहुत ऐसे स्थायी कार्य होने चाहिए थे जिससे कि हरिद्वार की स्थिति बदल सकती थी, लेकिन इस महाकुंभ में हरिद्वार की उपेक्षा की जा रही है। घाट वो भी हमारी उस समय की योजना के तहत बना और काम शुरू उसी समय हो गया था। घाटों का विस्तारीकरण नहीं हुआ, केवल पटाल उखाड़ो और पटाल जोड़ो के अलावा कोई बात नहीं। हमारे बनाए हुए पुलों का रंग रोगन कर दिया गया या पुले से जो एनएच बन रही थी उसका रंग रोगन कर दिया गया। तो यही सब कुंभ से अपेक्षा नहीं थी। कुंभ से हरिद्वार को बहुत बड़ी, उत्तराखंड को बहुत बड़ी अपेक्षा थी। हम ये मान के चल रहे थे कि पर्याप्त धन आएगा और राज्य सरकार यहाँ डट करके विकास कार्य करवाएगी। अब यदि मध्य क्षेत्र के पानी की निकासी का व्यवस्था मैंने नहीं की होती तो उस तरफ भी इनका ध्यान नहीं जाता। और ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे थे, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहा? आपने बिल्कुल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, वो हरिद्वार आए, उन्होंने गंगा स्नान करा सबसे पहले और वहां पर गंगा की पूजा अर्चना करी और गंगा से मनोकामना करी कि जो हरिद्वार की जो उपेक्षा की जा रही है महाकुंभ को लेकर के,
वो गंगा माँ उनकी प्रार्थना को सुने। और उन्होंने ये भी कहा, ये आरोप भी लगाए हैं सरकार पे, केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाए हैं कि ये जो महाकुंभ इस बार हरिद्वार के अंदर होने जा रहा है, तो इसका एक तो स्थायी जो कार्य होने थे वो नहीं हुए हैं, जो कि नेशनल हाईवे के कार्य हैं वो तो अलग थे, जो कुंभ के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए क्योंकि बजट केंद्र सरकार से नहीं मिल पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था वो, जबकि वो जो कुंभ था वो अर्ध कुंभ था, और ये होने वाला जो कुंभ है ये महाकुंभ है, तो इसमें बजट ज्यादा मिलना चाहिए था, जबकि अर्ध कुंभ वाले बजट से भी 1/4 से भी कम बजट हरिद्वार को दिया गया, जिससे कि यहाँ पर जो विकास कार्य होने थे महाकुंभ को लेकर के वो नहीं हो पाए। आफरीन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।